हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। टॉप कंटेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अपने सीटेट की तैयारी धूम मचा के कर देंगे। सेशन को फटाफट से शेयर कर दो, जितने लोगों के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि मेरे सेशंस की लिंक्स और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सीटेट की तैयारी करने के लिए सिलेबस से हटकर बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़ के जाना है। एनसीईआरटीज को पढ़ना है, केवल 6वीं से 8वीं नहीं, 9वीं 10वीं में भी उतरना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलो मेरे भाइयों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी पहले प्रश्न के साथ। ठीक है। यूजुअली नॉन फॉर्मल चैनल इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड स्पेशली इन साइंस विल इंक्रीज। हमारी शिक्षा प्रणाली में और आपके विशेष रूप से विज्ञान के अनौपचारिक चैनल जो होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो आपके अनौपचारिक चैनलों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या बढ़ेगा? इनडिसिप्लिन बढ़ेगा, क्रिएटिव लर्निंग बच्चों के अंदर आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी बच्चों की, या फिर अनअटेंटिवनेस हो जाएगी बच्चों की? जल्दी से बताओ। या तो छात्र जो है आपके उदासीनता मेरे दोस्तों उनके अंदर आ जाएगी। फटाफट से बता दें इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अगर हम यूज करते हैं नॉन फॉर्मल चैनल हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली साइंस के अंदर, तो किस चीज को बढ़ावा देगी, क्या चीज इंक्रीज होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्रिएटिव लर्निंग। मेरे दोस्तों, रचनात्मक अधिगम बच्चों का होना चाहिए यार, क्रिएटिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर जितना बच्चे क्रिएटिव होंगे उतना चीजों को अच्छे से सीखेंगे। आप क्या उन्हें किताबी कीड़ा बनाना चाहते हो? नहीं, हम ये थोड़ी चाहते हैं कि बस यार इन्हें बुक का सब कुछ पता हो, बुक के ये रट्टे मार ले, एक एक चीज जो मैं क्वेश्चन आंसर इन्हें दूं वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आंसर रटी रिटाई लैंग्वेज जो मैंने कॉपी में लिखवाई वही एज इट इज लिख दी। नहीं, नॉन फॉर्मल चैनल्स एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है। हम नहीं चाहते कि उसकी नॉलेज सिर्फ किताबों तक रहे, हम चाहते हैं कि उसकी नॉलेज बहुत दूर तक जाए, क्रिएटिविटी लर्निंग के अंदर आए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अ फार्मर हैज अ फील्ड विद अ सॉइल नोन फॉर रिटेनिंग मॉइस्चर। तो एक फार्मर के पास ऐसा खेत है जो मेरे दोस्तों नमी को सोखता है, मॉइस्चर को रिटर्न करता है, वेल एंड हैव अ लोअर रेट ऑफ वाटर ड्रेनेज। और इसका जो वाटर ड्रेनेज है उसका रेट जो है वो लोअर होता है। कंसीडरिंग द सॉइल्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, अगर हम ये देखते हैं कि सॉइल में बहुत ज्यादा पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर हिम टू कल्टिवेट? आपको बताना है कौन सी फसल सबसे ज्यादा सूटेबल है उसके लिए कल्टीवेशन करने के लिए। कपास है, धान है, चना है, या फिर गेहूं है? बताओ। चलो, चलो जल्दी से बताओ गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फार्मर हैज अ फील्ड विद अ सॉइल नोन फॉर रिटेनिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिटेन करने के। आप ही बताओ कि यार ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से प्लांट है, क्रॉप है, जो बहुत ज्यादा पानी जिसको चाहिए ग्रो करने के लिए? सिंपल सी बात है, वो धान है। गाइस पैडी है, ये ध्यान में रखना। जो आपका धान होता है, पैडी होता है, इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होती है ग्रो करने की। तो जितनी भी आपकी धान है वो रेनी सीजन के अंदर लगती है, या फिर इसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है। अगर किसी के पास ऐसा खेत है जो बहुत ज्यादा नमी को सोख सकता है, तो उसके अंदर धान यानी कि राइस को उगाता है, पैडी को उगाता है। कॉटन याद रखना ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो करती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करो सेट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उन पौधों के समूह को पहचान कीजिए जो कि एक लैंगिक पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। मस्टर्ड है, क्यूकम्बर है, पिटूनिया है, रोज है, पिटूनिया है, कौन है? क्यूकम्बर है, कौन है, पपीता है, या फिर मस्टर्ड, रोज, पेट्यूनिया? कम ऑन फ्रेंड्स, फटाफट से मुझे बता दो कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइडेंटिफाई करो सेट जो कंसिस्ट करते हैं प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वो मस्टर्ड, क्यूकम्बर, पिटूनिया है। गुलाब है, पिटूनिया, कौन, क्यूकम्बर, कौन, पपाया, या फिर मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग फटाफट से चैट विंडो के अंदर लगा दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगर मैं खीरे की बात करूं, मैं कौन की बात करूं, मैं पपीते की बात करूं, ये जो तीनों के तीनों है ये प्लांट्स हैं जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट्स दैट कंसिस्ट द सेट कंसिस्ट प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये एक लैंगिक फूलों को दोस्तों बनाते हैं। इसके जो फूल होते हैं क्यूकम्बर, कौन, पपाया के यूनिसेक्सुअल होते हैं।
यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें एक जनन अंग हो, जैसे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आप देख सकते हो इसमें केवल मादा जनन अंग है। ये आपका स्टिग्मा है वर्तिकाग्र, ठीक है, ये यहाँ चिपचिपा, ये आपका स्टाइल है, ठीक है, वर्तिका, ये आपकी ओवरी है अंडाशय जिसके अंदर बीजांड प्रेजेंट है। क्या पुरुष जनन अंग है? नहीं, सिर्फ मादा जनन अंग है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें ये देखो एंथर भी प्रेजेंट है, परागकोश प्रेजेंट है, तंतु प्रेजेंट है, परागकण इसमें बनेंगे, और ये मादा जनन अंग है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग दोनों के दोनों जनन अंग है। तो आपकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, क्यूकम्बर, कॉर्न, पपाया, आपकी ककड़ी, मक्का, पपीता, ये तीनों के तीनों मेरे दोस्तों आपके कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X is the only bone that is free floating in whole body. Very important question. X मेरे दोस्तों सिर्फ एकमात्र ऐसी बोन है जो फ्री फ्लोट करती है पूरी ह्यूमन बॉडी में। मेन फंक्शन इस बोन का होता है कि सर्व करे एज एन Y फॉर Z, तो Y की तरह सर्व करे Z के लिए। जल्दी से बताओ ये बोन कौन सी है जो कि फ्री फ्लोट करती है होल बॉडी के अंदर? सेशन को शेयर भी करते चलो, जितने लोगों में आप लोग शेयर कर सकते हो उतने लोगों के अंदर सेशन को फटाफट से शेयर भी करते चलो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप मेरे दोस्तों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है। डिस्काउंट मैं आपको टीम से दिलाऊंगी ये कहकर कि आप लोग मेरे फैमिली फ्रेंड्स हो, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7973700450 इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे कॉल कर सकते हो और इनरोल हो सकते हो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, ठीक है। तो एक्स ओनली बोन है जो फ्री है फ्लोट करने में होल बॉडी में। एक्स का मेन फंक्शन होता है कि वो मेरे दोस्तों, ठीक है, जो आपकी एक्स होती है वो क्या करती है? सिवियर सर्व करती है एज अ वाई फॉर जेड। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये आपकी हायोइड बोन है, ठीक है, कंटिका है, हायोइड बोन है जो कि मेरे दोस्तों एंकरिंग स्ट्रक्चर बनाती है टंग के लिए। आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये है आपकी हायोइड, ये बोन, ये फ्लोटिंग बोन है जो आपके नीचे प्रेजेंट होती है, ये यहाँ, ठीक है। ये फ्लोटिंग बोन होती है, टंग को सपोर्ट देने में काम करती है। ये यहाँ पे टंग को सपोर्ट देने में काम करती है आपकी हायोइड। हमारे पास टोटल कितनी हड्डियां प्रेजेंट है ह्यूमन हेड में? 29, ये भी ध्यान में रखना। कार्नियल बोन जिसमें से 8 है, फेस के अंदर 14 हड्डियां हैं। हायोइड बोन एक है जो हॉर्स शेप की होती है, हॉर्स शू शेप, ऐसी शेप की होती है जो कि टंग के बेस पे प्रेजेंट होती है। और ऑडिटरी ईयर बोन हमारे पास 6 है, 6 ईयर बोन है, जिसमें से स्टेप्स मेरे दोस्तों कान के अंदर है। स्टेप्स मानव शरीर में सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन, तो स्टेप्स हमारी सबसे छोटी हड्डी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ ले कि मानव हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फेम्यूर है, जिसे हम लोग थाई बोन कहते हैं। तो जो आपकी थाई बोन है, फेम्यूर, वो सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी है, स्मॉलेस्ट हड्डी आपकी स्टेप है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होता है डे टाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओनली व्हाइल रेस्पिरेशन बिकम्स एविडेंट एट द नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय में होता है मेरे दोस्तों, जब सूरज होता है, और प्रकाश संश्लेषण एविडेंट केवल रात समय में होता है। फोटोसिंथेसिस अकर होता है ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, हर टाइप ऑफ पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा ही होगा। जल्दी से चुन लो निम्नलिखित में से कौन सा कोड मेरे भाइयों आप लोगों का सही है। फटाफट से बताएं इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो क्या हो। चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 1 ओनली। तो गाइस फोटोसिंथेसिस डे टाइम के अंदर प्रकाश संश्लेषण आपकी होती है जब आपका सन होता है, ठीक है। और आपके प्रकाश संश्लेषण का दर रात को तो दर होता ही नहीं है, रात को आपके श्वसन का दर, रेस्पिरेशन का दर बढ़ जाता है। अब दोनों में फर्क क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, नीचे से जड़ों से पानी को अवशोषित करता है और भोजन बनाता है, ठीक है। ये डे समय में होती है क्योंकि जो क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होती है वो सनलाइट को अवशोषित करने में मदद करती है, जिससे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से पौधा C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन गैस बाहर। लेकिन उल्टा साथ साथ में रेस्पिरेशन भी चलती रहती है, दिन के समय में भी श्वसन होता है, श्वसन का दर धीमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन के समय में श्वसन नहीं होगा मेरे भाइयों। श्वसन में क्या होता है, पौधा ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जब ये ऑक्सीजन को लेता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब ये जो भोजन बन गया, प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, तो प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल में जाकर ये फूड को तोड़ता है,
फूड को ब्रेक करता है। जैसे ही आपका फूड टूटता है, फूड ब्रेक होता है, उस टाइम पे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपकी ऊष्मा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिन के समय में होगा, और अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ, श्वसन, श्वसन आपके रात के समय में ज्यादा होता है। श्वसन दिन में भी होता है, ठीक है, दिन में और रात में दोनों टाइम होता है, बट ज्यादा जो रेस्पिरेशन है वो रात को होती है, क्योंकि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण का दर मेरे दोस्तों, स्पीड ज्यादा होती है। तभी कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात को मत सो। इसलिए थोड़ी ना है कि कोई चुड़ैल आके चिपक जाएगी, अगर चुड़ैल सुंदर है तो चिपक भी जाए, ठीक है, लड़कों का ये होता है दिमाग, कोई चक्कर नहीं, चुड़ैल ब्यूटीफुल होनी चाहिए बस। चुड़ैल मेरे दोस्तों नहीं चिपकती, चुड़ैल चिपकती ऐसा कंसेप्ट नहीं है। रात के समय में प्लांट श्वसन करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होती है। अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, आपको मान लो सांस लेने में दिक्कत हो गई, सफोकेशन हो गई, ऑक्सीजन मिली ही नहीं, और रातों रात पेड़ के नीचे सोते सोते आप टपक गए, फिर क्या करोगे? इसीलिए रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं बैठते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर? मेरे दोस्तों, लेजर की सबसे यूनिक गुण निम्नलिखित में से कौन होता है? ये डायरेक्शनल है, इसकी स्पीड, इसका कोहेरेंस, या फिर इसका तरंग है? बताओ। चलो भाई, बताओ मेरे भाइयों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर? लेजर की यूनिक प्रॉपर्टी कोहेरेंस है मेरे दोस्तों, कोहेरेंस। कोहेरेंस जो होती है वो लेजर की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। लेजर का फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन एंड रेडिएशन। तो लेजर एक डिवाइस होती है जो एमिट करती है लाइट को मेरे दोस्तों, इसके अंदर कोहेरेंस टेक्स प्लेस करती है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके अंदर चेंबर प्रेजेंट होता है, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएम रेज निकलती है मेरे गाइस। और आपको पता है जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो लेजर के अंदर से, लेजर बीम के अंदर से इसी प्रकार की लाइट आपकी आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एलिमेंट? जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से तत्व कौन है? मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर फर्क बताया था कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। मैं चाहता हूं कि अब एक एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? शुगर, सॉल्ट, ग्लास, आपकी चीनी, नमक, ग्लास, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? मुझे जल्दी से बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन एक एलिमेंट है, कौन एक तत्व है? शुगर, ग्लास, आपका सॉल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर मैं लोहे की बात करूं, मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, और मैं सोने की बात करूं, ये तीनों के तीनों हमारे तत्व होते हैं। कई तत्व होते हैं वो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के परमाणु है, एयू। एल्यूमिनियम में सिर्फ एल्यूमिनियम के परमाणु है, आयरन में सिर्फ आयरन के परमाणु है। तो ये आपका क्या है? एक प्रकार का तत्व है। अब शुगर तत्व नहीं है, ग्लास तत्व नहीं है, एयर तत्व नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यौगिक है। केवल ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं जिनमें सेम आइटम्स होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जिनमें मेरे दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन के एटम भी, ऑक्सीजन के एटम भी है, तो ये कंपाउंड है, ये एक यौगिक है, ये एक तत्व नहीं है। क्लियर है भाइयों? चलो आगे बढ़े। असर्शन कहता है साइंटिफिक नॉलेज इज कंसिडर्ड रिलायबल एंड इंड्योरिंग। विज्ञान की जो शिक्षण होती है मेरे दोस्तों स्थायी मानी जाती है। रीजन, यस, इट रिमेन्स टेंटेटिव, ओपन टू रिविजन इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। जो रीजन इसका ये है कि जो आपकी साइंस की नॉलेज है वो मेरे दोस्तों टेंटेटिव होती है, अस्थायी होती है, ठीक है, रिविजन के लिए ओपन होती है। जैसे ही को नया एविडेंस मिलता है तो हम इसकी रिवीजन भी करते हैं, चेंज भी इसको करते हैं। बताइए भाइयों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शाबाश। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा तो ए फॉल्स आर ट्रू, ये असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बता दो, बता दो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलो,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। साइंस की नॉलेज रिलायबल होती है और एंड्योरिंग होती है, बिल्कुल सही बात है गाइस, लेकिन रीजन इसका ये है कि जो साइंस की नॉलेज होती है ना वो टेंटेटिव, अस्थायी होती है। कहने का मतलब कि जैसे हमें कोई नया एविडेंस मिलता है हम लोग अपनी साइंस की नॉलेज को रिवाइज कर लेते हैं, साइंस की नॉलेज को चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया यही कॉन्सेप्ट है तो यही कॉन्सेप्ट है, यही फंड है तो यही फंड है, ऐसा नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके फंडे सब चेंज होते हैं जैसे हमें कोई नया एविडेंस मिलता है। हम पढ़ते नहीं है कि यार ये वाले व्यक्ति का, जैसे जॉन डाल्टन का लॉ फेल हुआ, ठीक है, उसके बाद कब फेल हुआ, जब जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो ये भी फेल होते हैं, फेलियर्स होते हैं, जैसे ही कोई नया एविडेंस मिलता है पिछली नॉलेज को रिवाइज कर दिया जाता है। तो अस्थायी होती है, टेंटेटिव होती है साइंस की नॉलेज। आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सोडियम रिएक्ट करते हैं विग्रेसली विद वाटर और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। गोल्ड रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर और ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है। गाइस बताएं इसका राइट आंसर क्या है। चलो मेरे भाइयों जल्दी से बताओ। सोडियम रिएक्ट करता है विग्रसली विद वाटर, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। गोल्ड रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म एन ऑक्साइड की लेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ओनली ए। सोडियम गाइस बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ। आपको पता है सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव है। इसको पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है। पैराफिन वैक्स के अंदर इसको क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन के भी एयर के भी। जैसे ही एयर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा ना ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है। और आप लोगों को पता है केदारनाथ भाई का माली सोडियम बहुत रिएक्टिव है, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज में देखूं तभी से सबसे ऊपर रखते हैं। गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रूम टेम्परेचर में ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, अगर ऐसे गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो गाइस अब तो फिर गोल्ड कब का खराब होता रहता। गोल्ड रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर रूम टेम्परेचर पर नहीं बनाता। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट, मतलब ऑप्शन नंबर पॉइंटर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हाउ डू साइंटिफिक साइंस फेयर कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस प्रिंसिपल। जल्दी से बताओ मेरे भाइयों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जो आपके साइंस के फेयर होते हैं छात्रों के लिए, वैज्ञानिक मेले जो होते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ, आपके विज्ञान प्रदर्शन किस प्रकार से मेरे दोस्तों योगदान देती है, बता दो। बता दो। हाउ डू साइंस फेयर कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। प्रमोट करती है पैसिव लर्निंग थ्रू लेक्चर्स। एम्फसाइज करती है रट्टे मारो जय रट्टे। जो भी आपको रट्टे मारने के लिए कह देना मुझे बहुत गुस्सा आता है इस वर्ड से, ठीक है। अगर मैं भी आपको, मैं तो कभी मानती नहीं हूँ रट्टे मारने में, अगर मैं भी आपको कहूँ ना डांट दे करो, कोई भी आपको कहे रट्टे मार लो डांट दे करो, मैं कभी रोट मेमोरी रोट यूज ही नहीं करती वर्ड। तो जो बोले ना रट्टा मारेंगे हम, रट के चले जाएंगे, पूरी एनसीईआरटी रट लेंगे, एक एक लाइन रट लेंगे, तभी सब फेल होते हैं। जाओ करो मारो रट्टे। बाय एम्फोसाइज करना रोड मेमोराइजेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, ये तो सीधे ही काट दो, नफरत है मुझे इस वर्ड से। बाय प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। बाय डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चनिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। आपको बताना है हाउ डज साइंस फेयर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के समझने में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्तों, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना। बच्चे जब हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, तब वो चीजें अच्छे से करके सीखते हैं। साइंस फेयर का ये नहीं है कि डिस्करेज करे बच्चों को कि वो साइंटिफिक क्वेश्चन ही ना पूछे। क्यों ना पूछे, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से डाउट आएगी तो किससे पूछेंगे, पूछेंगे ही मैम से ही पूछेंगे। और रट्टे बजवाना नहीं है साइंस फेयर का मकसद, ठीक है। प्रमोट करना पैसिव लर्निंग स्किल्स नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। जब भी आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए हैंड ऑन एक्टिविटी, जब भी आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए हैंड ऑन एक्टिविटी करनी है या एक्सपीरियंस करनी है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्रीम ऑफ टार्टर, इप्सम सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम एंड सोडा ऐश। जल्दी से बताओ गाइस, अगर आपको मैच द कॉलम खेलनी है तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट, कौन सही मैच होगा, कर दो फटाफट से मैचिंग मैच। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 अगर नहीं दिख रहा ना तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 है ए के साथ 5 का मैच, बी के साथ 4 का मैच,
सी के साथ 1 का मैच, डी के साथ 3 का मैच, ई के साथ 2 का मैच और एफ के साथ 6 का मैच। बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मेरे दोस्तों। ए के साथ आपके किसका मैच है? 3 का मैच, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट आपका टार्ट्रेट। इप्सम सॉल्ट जो होती है वो होती है आपकी मैग्नीशियम सल्फेट। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सुनिए दूध सी सफेदी निरमा से आई। वॉशिंग सोडा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपका वॉशिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट NH2O, ठीक है। बेकिंग सोडा आपके NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जिप्सम आपका क्या होता है मेरे दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम होता है, और आपका सोडा होता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए गाइस, स्कूल चले हम। जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के जो बैग होते हैं उनका तना मोटा मोटा क्यों होता है, ये आपको बताना है। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के जो बैग्स होते हैं, इनके जो तने होते हैं बैग्स के, ये मोटे क्यों होते हैं? स्ट्रैप्स मोटे मोटे क्यों बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। क्योंकि ये स्प्रेड करते हैं फोर्स को बैग की पूरी लार्ज एरिया में शोल्डर पे, ठीक है, और बच्चे और प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर बच्चे कंधे पे। ये स्प्रेड करते हैं फोर्स को, ठीक है, बैग के फोर्स को ओवर लार्ज एरिया शोल्डर के, और प्रोड्यूस करते हैं लेस प्रेशर, और कम प्रेशर लगता है। इट हैज बिकम अ ट्रेंड अमंग द स्टूडेंट्स टू कैरी द बैग विद वाइड स्ट्रैप, क्योंकि ये मेरे दोस्तों स्वैग है, ये स्टाइल है। मोटे मोटे तने वाले बैग लेके जाओ, हैंडसम स्टाइल एंड इट्स फैशन। या फिर ये स्प्रेड करते हैं फोर्स ऑफ बैग को स्मॉल एरिया पे शोल्डर पे, और प्रोड्यूस करते हैं कंधे पे लेस प्रेशर। चलिए मेरे भाइयों, फटाफट से बताओ, ये सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था क्वेश्चन, स्कूल के बैग के तने मोटे मोटे क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये स्प्रेड करते हैं मेरे दोस्तों आपके फोर्स को, बैग के फोर्स को लार्ज एरिया पे, जिस वजह से प्रेशर कम लगता है। क्योंकि हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर तने मोटे होंगे तो कंधों पे प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया यहाँ कम होगा तो प्रेशर जो है वो कंधों पे बहुत ज्यादा लगेगा। ये याद रखना, एरिया के ज्यादा होने से प्रेशर कम लगता है और बैग कैरी करना आसान है। अगर यही पतले तने वाला बैग हो ना, एरिया कम हो, तो उस केस में उस बैग पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। तो स्कूल की किताबें नहीं लेके आ सकते हम ऐसे बैग पे। वो पतली पतली तने वाले बैग फैशन के लिए होते हैं, जिसके अंदर हम जब पिकनिक पे जाते हैं चिप्स कोल्ड ड्रिंक जो पेरेंट्स बच्चों के साथ भेजते हैं वो लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी गैसेस हरित प्रभाव आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? मीथेन, नियॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन की, कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस, इस आंसर देने के बाद पूरे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। मैं आपको साथ में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? चलो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, आई होप सबने लगाया ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर है AD। आपका मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, टेस्मटी, इस पे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, कोड मैंने बनाया है टेस्मटी। टी का मतलब है ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। एस का मतलब है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। एम का मतलब है मीजोस्फियर, मध्य मंडल। टी का मतलब है थर्मोस्फियर, बह मंडल। और यह है आपका एक्सोस्फियर, बी मंडल, ब्री। तो आपका जो ट्रोपोस्फियर होता है, शोभ मंडल, जो पहला लेयर होता है जो पृथ्वी के सबसे पास है, इस ट्रोपोस्फियर के अंदर प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ट्रोपोस्फियर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनका काम क्या होता है? सूरज की ऊष्मा को अवशोषित करना।
सन की हीट को एब्जॉर्ब करके फंसा लेना अर्थ के अंदर ही। तो सन की जो हीट है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होकर अवशोषित होकर अर्थ के अंदर ही फंस जाती है और अर्थ के टेम्परेचर को ये बहुत ज्यादा ऊंचा कर देती है, बहुत ज्यादा हाई कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा। तो सन की मतलब क्या कहते हैं, सन की हीट को अंदर ही फंसा के रखती है, बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। आप लोग देख नहीं रहे हो यार कितनी गर्मी पड़ रही है, विश्व उष्णता इसी वजह से पड़ रही है। आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ध्यान में रखना। कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैस, ये सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। एग्जामिनर पूछता है वो कौन सा प्रोटोकॉल साइन हुआ मेरे भाइयों डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल में छोड़ेंगे नहीं, उस प्रोटोकॉल को हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। अब एटमॉस्फेयर की बात हुई, एग्जामिनर पूछता है सबसे ठंडा लेयर कौन सा एटमॉस्फेयर का, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ये बात ध्यान रखना। ओजोन लेयर जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, वो कौन से लेयर में एटमॉस्फेयर के, ओजोन लेयर, कौन से लेयर में मेरे भाई बता सकते हो, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, समताप मंडल के अंदर, ये भी याद रखना। A teacher is trying to nurture an aesthetic sense in his student. He should encourage them to. चलो मेरे दोस्तों, अगर टीचर बच्चे के अंदर एस्थेटिक सेंस को ग्रो करना चाहती है तो वो इनकरेज कर रही है बच्चों को। देखो एस्थेटिक सेंस बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा ऑब्जर्व करता है फिनोमिना को कीनली, घटना को बहुत उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ एक बच्चा देखता है तो उसके अंदर एस्थेटिक सेंस उसे ही कहते हैं। जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा किसी भी फिनोमिना को पूरे उत्साह के साथ, टीचर ने इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी, जैसे कि मान लो पढ़ा रहा, देखो मेरे दोस्तों अब बच्चों में ये करने वाले हो, अब देखना क्या बनेगा, आओ देखे क्या बनेगा, बच्चे कीनली देख रहे हैं कि यार देखे ऐसा क्या बनेगा, मैं बोलूंगी ऐसा कुछ बनेगा तुम हैरान रह जाओगे, बच्चे ध्यान देंगे, मैं बोलूंगी यार ध्यान से देखो अगर तुमने मिस कर दिया तो दिखेगा नहीं। तो बच्चे जब कीनली किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम एस्थेटिक सेंस कहते हैं, बच्चों के अंदर पैदा होना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्स इज अ डिवाइस जिसको यूज किया जाता है टू सी अराउंड कॉर्नर्स, ठीक है मेरे दोस्तों, जो कि वाई प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। और एक्स और वाई क्या है, तो ये भी आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको बताना है एक्स नाम की एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉर्नर में देखने के लिए, और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है ये आप लोगों को बताना है। बताओ मेरे भाई। अच्छा यार, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर आप सब लोग जानते हो डिस्काउंट है कोर्सेज पर। 10 AM पर मेरी यूट्यूब की क्लास होती है, वो तो आपको रोज देखनी ही देखनी है, ठीक है। और 11 AM पे मेरी पेड की क्लास होती है। जो लोग मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, मेरे नंबर पर 7973700450 पर मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉर्नर्स में देखने के लिए, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, इसको पेरिस्कोप कहते हैं, और ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो पेरिस्कोप जो होता है बेसिकली फ्रेंड्स इस प्रकार का होता है, आप पेरिस्कोप से यहाँ से देखो अगर, तो आपको दूर पार की चीजें वहां की भी दिखती है। मान लो यहाँ पे अगर दीवार लगी है और एक दीवार से नीचे झुक के लड़की देखना चाहती है, इस तरफ कोई आतंकवादी खड़े हैं कि नहीं, ताकि उसको डिस्क्याम करके फायर कर दे, तो ये देख सकती है पेरिस्कोप की मदद से। इसमें रिफ्लेक्शन परावर्तन का फिनोमेना यूज होता है। यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, जैसे इस मिरर पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठा करके परावर्तित होती हैं, दूसरे मिरर पे पड़ती है मेरे दोस्तों, और बच्चे की आंख में, तो उसे दिखता है कि वाओ देख लिया मैंने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज लाइट कंडक्टर इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के अंदर लाइट कंडक्टर क्यों लगाए जाते हैं, ये सवाल भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। बता दो लाइट कंडक्टर्स को क्यों इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि रिपेल करते हैं लाइटनिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग। तो ये लाइटनिंग को रिपेल करते हैं बिल्डिंग पे गिरने से पहले, ये फोर्स करते हैं लाइटनिंग को फॉल करे उसी एरिया पे जहां पर कोई बिल्डिंग ना हो। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड पे, ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं बिल्डिंग पर, और ये कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को प्रेजेंट इन द लाइटनिंग, या फिर इलेक्ट्रिक पावर को, ठीक है, कलेक्ट करते हैं जो कि लाइटनिंग में प्रेजेंट होती है। बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलो भाई, लाइटनिंग कंडक्टर्स बिल्डिंग पे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये कंडक्ट करे इलेक्ट्रिक चार्ज को ग्राउंड पे, और जैसे ही वो बिल्डिंग को स्ट्राइक हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज सारा का सारा ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो जाए। तो गाइस ये स्क्रीनशॉट आपके एनसीईआरटी किताब का है। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है
जिसको यूज किया जाता है प्रोडक्ट करने के लिए बिल्डिंग को लाइटनिंग के प्रभाव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। अधातु जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते और अधातु आपके अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है, लेकिन वीडियो के नीचे होमवर्क सेक्शन में। तो आज की क्लास हम लोग इतनी करेंगे। अगर आप सीटेट का पेड बैच लेना चाहते हो, जीक्यूपी में आना चाहते हो डिस्काउंटेड प्राइस में, तो मेरा फ़ोन नंबर है 7973700450। इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मेरे साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जुड़ सकते हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।